यस, गुड इवनिंग एवरीवन। रिवीजन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम कॉस्टिंग क्विक रिवीजन सीरीज, ऐसे ही एफएम का भी क्विक रिवीजन डला हुआ है प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं। कितने चैप्टर हो गए? सर चैप्टर में अगर बात करूं तो मटेरियल रिवाइज करवा चुका, लेबर रिवाइज करवा चुका, ओवरहेड करवा चुका, इसी को एम्प्लॉय कॉस्ट कहते हैं। ठीक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट आज क्या करेंगे? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक, ये हो जाएगा तो बहुत हद तक मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर कवर हो जाएंगे। बचेगा क्या? यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, निहायती आसान। जॉब कॉस्टिंग, ये भी बिल्कुल इसी। सर्विस कॉस्टिंग, इसमें भी थोड़ा बहुत हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल वगैरह का एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बचा हुआ सब चीज इजी है। एंड लास्ट बजट, इंपॉर्टेंट है। बजट चैप्टर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल से। ठीक है, जिसमें से मेजॉरिटी बोलूं ना तो ये तीनों तो ना बराबर के सिलेबस के पार्ट है एंड ये एक मेजर पोर्शन है, और इसमें भी इक्विवेलेंट यूनिट के कंसेप्ट में आपको कंफ्यूजन होता है, वो डिस्कस कर लेंगे तो नहीं होगा। ठीक, तो बोलूं तो मेनली दो ही चैप्टर है, ये तो बहुत आसान है, फटाफट से कवर हो जाएगा। शुरू करो। आज का एजेंडा क्या है अपना? ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग। चलो, सबसे पहले चैप्टर में रिवीजन के लिए लेता हूं ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। इसमें मेजरली तीन पोर्शन में आपको देखना है। एक, थोड़ी बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक, कि ज्वाइंट प्रोडक्ट होता क्या है, बाई प्रोडक्ट होता क्या है। इनमें कई बार डिफरेंस भी पूछता है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट पे कैसे बांटे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ठीक, चलो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये रहा एक प्रोसेस, ठीक, यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है। सिर्फ मटेरियल से फिनिश गुड्स तो नहीं बन जाएगा, लेबर का भी खर्चा इनकर्ड होता है, ओवरहेड के भी खर्चे इनकर्ड होते हैं। ठीक, मान लो मटेरियल में आया 60,000 का कॉस्ट, 20,000 का लेबर लगा एंड 20,000 का ओवरहेड। यहां से दो प्रोडक्ट बने ये कॉमन रॉ मटेरियल से, ए एंड बी। ठीक, ये जो भी खर्चे हुए हैं मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, ये करने के बाद दो प्रोडक्ट बने इस रॉ मटेरियल से। ठीक है, इनके फीचर क्या है?
दोनों प्रोडक्ट का, एक तो प्रोड्यूस सिमुल्टेनियसली एंड इंसिडेंटली, या इंटेंशनली लिख दो तो और बढ़िया है। इंटेंशनली इसका मतलब क्या हुआ सर, दोनों प्रोडक्ट हमने बनाया है, ऐसा नहीं बनाने एक गए थे और दूसरा बन गया खुद से। कई बार हम कोई मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, थोड़ी बहुत बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, ऐसा नहीं है, हमने दोनों को बनाया है, दोनों मेन प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है, दोनों प्रोडक्ट हमने बनाया है, इंटेंशनली बनाया है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हैव सेम इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू सेम का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली इक्वल, लगभग कि दोनों का इकोनॉमिक वैल्यू सेम है, ठीक, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि दोनों मेन प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो मिल्क है, फैक्ट्री में आया, करेक्ट, मिल्क आया फैक्ट्री में, उसी मिल्क से बटर भी बनता है, उसी मिल्क से घी भी बनता है। ऐसा तो नहीं कि बटर अगर 500 रुपीज के जी बिक रहा है या 600 रुपीज के जी बिक रहा है तो घी 80 रुपीज के जी बिकता होगा, नहीं, घी भी 600 या 650, डिपेंडिंग अपन कितने इनपुट से कितना आउटपुट बनता है। लगभग दोनों का सेम इकोनॉमिक वैल्यू है, और दोनों, ताकि आप ये भी बना रहे हो ये भी बना रहे हो, खुद से बना रहे हो, इंटेंशनली बना रहे हो, ये नहीं कि बटर बनाने गए घी बाय डिफॉल्ट एडिशनली बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, टू और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम अ कॉमन कॉस्ट, और मजे की बात, बोथ हैव या ऑल द प्रोडक्ट हैव सेम इकोनॉमिक वैल्यू, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। अब फर्क क्या है, ये तो कॉमन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का 60, लेबर ओवरहेड का 20, 1 लाख, इसी 1 लाख के कॉस्ट में ये दोनों बने हैं, बटर भी और घी भी। मैं आपसे पूछूं बटर में कितना कॉस्ट लगा है और घी में कितना कॉस्ट, तो आपको इस 1 लाख के कॉस्ट को इन दोनों पे एपोर्शन करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। एपोर्शनमेंट के लिए बहुत सारे बेसिस है, ये हम पढ़ेंगे अभी, तो यही है एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ठीक, अगर नोट्स में टिक करवाऊं, ये रहा। ये एग्जांपल हमने दिया आपको, ये रहा, सिमुल्टेनियसली प्रोड्यूस किया है, सेम इकोनॉमिक वैल्यू है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख भी दोगे तो चलेगा। नो प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट, दोनों ही मेन प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि एक मेन प्रोडक्ट है और एक छोटा मोटा स्क्रैप के रूप में जनरेट हो रहा है, नहीं, दोनों ही मेन प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट का ये डेफिनेशन है। एंड ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट में एपोर्शन करना, यही हम सीखने वाले। सर मेथड कितने हैं, तो मेथड है बहुत सारे। मेथड है बहुत सारे, एक है फिजिकल यूनिट मेथड या आउटपुट बेस्ड। यहां पे अगर ध्यान से देखें, एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अगर आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस पे, तो इसके बड़े सारे मेथड है। पहला मेथड है फिजिकल यूनिट या आउटपुट प्रोड्यूस बोलते हैं, इसी से जनरेट हुआ है एवरेज कॉस्ट मेथड। इससे जितना वैल्यू आती है एवरेज कॉस्ट भी इसी का एक अलग प्रेजेंटेशन का तरीका है बस, और कुछ नहीं। दूसरा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, थर्ड सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, बोलो फटाफट से। चौथा नेट रियलाइजेबल वैल्यू,
5वां कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। 6 कांस्टेंट ग्रोस मार्जिन मेथड। ये कुछ मेन है जो पूछेगा। रिवर्स कॉस्ट अप्रोच थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेनली उस पे बाई प्रोडक्ट आता है, ठीक। और एक होता है जो हमने इग्नोर ही कर दिया, डायरेक्ट एलोकेशन। डायरेक्ट एलोकेशन का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये जो 1 लाख का कॉस्ट है ना, इसमें बटर के लिए कितना है और घी के लिए कितना है, जब पता ही है तब तो बांटने का झंझट ही नहीं, जिसके हिस्से में जितना कॉस्ट है वो दे दो, ठीक। सारा क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है, जब पता ना हो तब। पता ना हो तो ये सारे मेथड है अभी जो मैंने लिखा है। चलो फटाफट से अब मैं मेथड थोड़ा बहुत यहीं पे टिक करके पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले फिजिकल यूनिट मेथड। यूनिट कौन सा लेंगे, यूनिट प्रोड्यूस। क्यों, जो खर्चे लगे होंगे वो तो यूनिट जितना प्रोड्यूस हुआ है उस पे इनकर्ड हुआ है, भले ही यूनिट सोल्ड कितना भी हो। मान लो आप 1 लाख यूनिट बनाए, 80,000 ही बस बिका, खर्चा किस पे लगा होगा, 1 लाख यूनिट पे, क्योंकि बना तो इतना है ना 1 लाख, तो 1 लाख यूनिट को लेना है, ठीक है। कहने का मतलब यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे होगा। देखो ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो ज्वाइन कॉस्ट है 10,000, ए बना 2,000 यूनिट, बी बना 3,000 यूनिट, ये रहा यूनिट दिया है। अगर सोल्ड यूनिट कुछ और हो तो हम लेंगे यूनिट प्रोड्यूस। अगर फिजिकल यूनिट या आउटपुट बेसिस पे मुझे ज्वाइन कॉस्ट पे पोर्शन करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा ना ए और बी का रेशियो, इस रेशियो में 10,000 को बांट दो, ये रहा यूनिट, इस रेशियो में बांटा तो इतना आ गया। मैंने बोला था ना, इसी को एवरेज कॉस्ट मेथड बोल के देता है। एवरेज कॉस्ट बोले तो आएगा टोटल ज्वाइन कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट 5,000। ये देखो 10,000 डिवाइड बाय 5,000 तो ये आ गया 2। अब 2 आया एवरेज कॉस्ट, 2,000 इंटू 2 4,000, 3,000 इंटू 2 6,000। यूनिट प्रोड्यूस के रेशियो में बांटिए, एवरेज कॉस्ट निकाल के करिए, दोनों में आंसर सेम ही आता है। तो कई बार आपको फिजिकल यूनिट मेथड ना बोल के बोलेगा एवरेज कॉस्ट मेथड, तो समझ जाना यही है, एवरेज कॉस्ट निकालना है और बढ़ देना है। दूसरा है सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप। स्प्लिट अप पॉइंट का मतलब होता है, मान लो ये प्रोसेस है, यहां बनना है, जैसे बन के दो प्रोडक्ट निकलता है इस स्टेज को बोलते हैं, ठीक। स्प्लिट अप पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ सेपरेशन बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जहां से दो प्रोडक्ट अलग हुआ है, यानी कि ये ओ स्टेज है जहां से ये दोनों प्रोडक्ट निकले हैं, अभी फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ। अच्छा, स्प्लिट अप पॉइंट पे जो भी उनका सेल वैल्यू है उस रेशियो में बांटने को बोल रहा है, कोई बात नहीं। ये रहा, ये इतना यूनिट बना, सेल वैल्यू इस रेट से सेलिंग प्राइस है, ये इतना यूनिट बना, इस रेट से बिक जाएगा स्प्लिट अप पॉइंट पे, तो इनटू कर देंगे यूनिट को सेल प्राइस से, तो सेल वैल्यू आ जाएगा। दोनों का सेल वैल्यू लिख लिया इनटू करके, उस रेशियो में 10,000 को बांट दिया, जो कि ज्वाइन कॉस्ट था। ज्वाइन कॉस्ट मैंने सेम लिया है प्रीवियस एग्जांपल के बराबर। चलो, अगर ये यूजुअली कहां पे यूज करते होंगे, जहां पे फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है गुड्स, स्प्लिट अप पॉइंट पे ही बिक जाता है। थर्ड है मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये कब यूज करते होंगे, जब गुड्स फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो रॉ मटेरियल यूज हुआ, लेबर ओवरहेड सारे खर्चे मिला के 10,000 है, ए बना, बी बना, इतना इतना, अभी बेचे तो इस रेट से बिकेगा। अगर फर्दर प्रोसेस कर दिया तो आगे फर्दर प्रोसेस करने में, बनाने में कुछ और खर्चे आएंगे, ये भी दे रखा है, और लिखा है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इतने में बिक जाएगा। कौन सा मेथड है, सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जो कि दे रखा है इस रेशियो में, इस रेशियो में बांट दो। ये रहा सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, 10,000 जो इन कॉस्ट को इस रेशियो में बांटोगे, ये रहा।
ठीक, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलता है? सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस, अगर प्रॉफिट मार्जिन कुछ दे रखा है तो वो घटाओगे, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाओगे, अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो ये भी घटाओगे, तो सेलिंग एक्सपेंस भी घटाओगे, तो आ जाता है एनआरबी। करेक्ट, एनआरबी के रेशियो में बांटना है। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर एनआरबी निकालना होता है तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेस दे रखा है, क्या घटाते हैं? अगर कोई प्रॉफिट मार्जिन दिया हो तो क्या घटाते हैं? अगर सेलिंग एक्सपेंस दिया हो तो क्या घटाते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे रखा है, ये अगर घटा दिया 15 में से 4000 तो 11,000, 20 में से 6000 तो 14,000, ये आ गया एनआरबी। एनआरबी के रेशियो में 10,000 को बांटोगे तो ये आएगा ज्वाइन कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। नाम देखो, वर्ड है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें कहते हैं कि टोटल ज्वाइन कॉस्ट को दो हिस्से में बांट लो, क्या एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स। ठीक है, वेरिएबल ज्वाइन कॉस्ट जो है ये फिजिकल यूनिट के बेसिस में बांट दो, जैसे कि ए और बी इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो इस रेशियो में बांट दिया। ठीक, एंड फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिकवर होता है कंट्रीब्यूशन से, फिक्स कॉस्ट इज चार्ज अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन, तो इसको कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांट दो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट। अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा तो वेरिएबल ज्वाइन कॉस्ट बस आएगा। मान लो कोई आइटम फर्दर प्रोसेसिंग भी हो रहा है इनमें से, ठीक, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी होगा, उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट वो लेना है, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाना है। वेरिएबल कॉस्ट किसका? ज्वाइन कॉस्ट का भी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का भी। मैंने अपने इस एग्जांपल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिया नहीं है, इस वजह से लिखा नहीं है। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल वैल्यू, ये रहा, लिख दिया, लेस वेरिएबल कॉस्ट, ज्वाइन कॉस्ट ये तो निकाल ही रखा है, वेरिएबल कॉस्ट को अभी बांटा था, घटा दिया, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन, इस रेशियो में बांट दिया फिक्स कॉस्ट को। अब बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया, फिक्स कॉस्ट पता चल गया, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट, ये आ गया ए और बी का टोटल कॉस्ट। समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से। इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में क्या होता है? टोटल ज्वाइन कॉस्ट को दो हिस्से में बांट दो। आपको दे रखा होगा वेरिएबल पोर्शन, उसका वेरिएबल ज्वाइन कॉस्ट कितना है, अनफिक्स। वेरिएबल को तो बांटना है फिजिकल यूनिट के बेसिस पे, जैसे एक नंबर में पढ़ा था हमने। अनफिक्स कॉस्ट को बांटना है कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल ज्वाइन कॉस्ट जो कि अभी निकाला है, अगर कोई आइटम फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है तो वेरिएबल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन, इस रेशियो में फिक्स कॉस्ट को बांटना है, और क्या। नेक्स्ट कांस्टेंट मार्जिन मेथड। कांस्टेंट मार्जिन मेथड नाम ही से क्लियर है, एक कांस्टेंट मार्जिन हम निकालेंगे इस मेथड में ज्वाइन कॉस्ट को बांटने के लिए। देखना ध्यान से,
ये ज्वाइंट कॉस्ट है। ए बी सी मैंने एग्जांपल लिया, ए फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, सी भी हो रहा है, बी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। सबसे पहले कांस्टेंट मार्जिन निकालोगे, ठीक। बताओ ये कैसे निकलता है, तो मैंने लिखा है टोटल सेल हम लेते हैं, जैसे कि ए इतने में बिकेगा, सी इतने में बिकेगा, बी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, इसी स्टेज पे बिकेगा, इतने में बिकेगा, लेस ज्वाइंट कॉस्ट लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये आ गया ओवरऑल मार्जिन, करेक्ट। ये आ गया ओवरऑल मार्जिन, कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं था, होता तो वो भी घटा देते। ये ओवरऑल मार्जिन किसका का है, तीनों का, तीनों प्रोडक्ट का है, ठीक। तीनों प्रोडक्ट का ये ओवरऑल मार्जिन है। तो अब जो मार्जिन परसेंटेज निकालते हैं, जो कि ओवरऑल मार्जिन डिवाइड बाय सेल वैल्यू इनटू 100, तो ये 60% आया, ये कंबाइंड है तीनों का। अब इसको बेस बना के हम रिवर्स अप्रोच से निकाल लेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। कैसे, सेल वैल्यू लिया, मार्जिन घटा दिया, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक। उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दिया, बी के केस में था ही नहीं, तो ये आ गया ज्वाइंट कॉस्ट इनके हिस्से का। होता क्या है बताओ, ज्वाइंट कॉस्ट होगा, चलो यहां पे लिख देता हूं, ज्वाइंट कॉस्ट होगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा, ठीक, प्लस कोई सेलिंग एक्सपेंस है वो भी सेलिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे, बोलो फटाफट से, कोई सेलिंग एक्सपेंस होगा वो जोड़ोगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ोगे, फिर आता होगा ये सेल वैल्यू, अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है तो, ठीक। फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं आता है। इससे क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ा तो सेल वैल्यू। मुझे ज्वाइंट कॉस्ट निकालना है, तो पता है सेल वैल्यू में से प्रॉफिट मार्जिन घटना चाहिए, सेलिंग एक्सपेंस घटना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटना चाहिए, करेक्ट। तो आ जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट। इसी इक्वेशन को लिखो ना, ज्वाइंट कॉस्ट इज इक्वल टू सेल वैल्यू लेस प्रॉफिट लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ऐसे ही निकलता होगा ना ज्वाइंट कॉस्ट रिवर्स अप्रोच से। ये आपको पढ़ाया भी होगा मैंने रेगुलर फास्टैग में कि रिवर्स तरीका ये है करने का, ठीक। अब ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भले ही अलग होता है, पर इस तरीके में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मार्जिन में ओवरऑल मार्जिन निकाल लेते हैं तीनों का, ठीक। कांस्टेंट मार्जिन मतलब ओवरऑल तीनों का सेम मार्जिन परसेंटेज निकाल लेते हैं। एंड करने का तरीका बस ऐसे ही है, रिवर्स कॉस्ट अप्रोच की तरह। कि मार्जिन घटाया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाया, कोई सेलिंग एक्सपेंस होता तो वो भी घटाते, आ जाएगा रिवर्स कॉस्ट अप्रोच से ज्वाइंट कॉस्ट। इसीलिए ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स कॉस्ट, क्योंकि हमने उल्टा तरीके से निकाला इसको। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी है, रिवर्स कॉस्ट मेथड में ज्वाइंट कॉस्ट कैसे निकलता है, सेल वैल्यू में से मार्जिन घटा दो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दो, तो उस प्रोडक्ट के लिए रिवर्स कॉस्ट आ जाएगा। लिखने में यहाँ सेलिंग एक्सपेंस नहीं लिखा है, होता तो ये भी घटा देते। चलो डायरेक्ट एलोकेशन आप लोगों को समझा दिया मैंने। अब एक डिसीजन आता है फर्दर प्रोसेसिंग करे कि ना करे। यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग आता है फर्दर प्रोसेसिंग का। मैं आपसे पूछूं, मान लो ये प्रोडक्ट ए है, करेक्ट। स्प्लिट अप पॉइंट पे निकला है दो प्रोडक्ट ए और बी, बी का मान लेते हैं 3000 यूनिट है, 3 रुपीज के रेट से बिक जाएगा, तो सेल वैल्यू कितना है 9000। लेकिन यही अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग कर दूं थोड़ा खर्चा लगा के, जो कि है 5000, तो पता है कितने में बिक जाएगा, फिर 20000 में बिक जाएगा। आप बोलोगे सर फर्दर प्रोसेसिंग करो, फिर तो कैसे पता चला, क्योंकि सर खर्चे तो 5000 बढ़ने हैं, ठीक, एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग करने में, लेकिन इनकम 11000 से बढ़ रहा है रेवेन्यू। और जब भी किसी चीज को करने से अगर रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, खर्चा कम, तो हमें एडिशनल प्रॉफिट देगा। ये कैसे पता चल रहा है आपको, बड़ा सिंपल है सर, एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग कैसे आया, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग
लेस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, होता तो वो भी घटा देता मैं, सेलिंग एक्सपेंस। ठीक, अगर ये एडिशनल बेनिफिट आया, ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी कि एडिशनल बेनिफिट है, फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, यस। अगर ये निगेटिव आया तो फर्दर प्रोसेसिंग करने से नुकसान होगा, हम नहीं करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। चलो इस पे क्यों ना क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इनऑर्गेनिक केमिकल purchase salt and process into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC। क्या बनाते हैं? caustic soda बनाते हैं, chlorine बनाते हैं, PVC बनाते हैं। In the month of July, inorganic chemical purchase 40,000 रुपीज ऑफ सॉल्ट। ये क्या है? मटेरियल है, क्योंकि इसी से बनता है ये तीनों। कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा है, तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 60,000, 1 लाख। ठीक, और स्प्लिट अप पॉइंट पे क्या निकलता है? 2 सेलेबल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। कौन कौन सा? तो आगे बोल रहा है क्लोरीन फर्दर प्रोसेस होकर पीवीसी बनता है, यानी कि सर 1 लाख खर्चा निकलता है, लगता है, तो 2 बनते हैं, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, और क्लोरीन आगे फर्दर प्रोसेस होकर पीवीसी बनता है, यही कह रहा है। यहां देखो, कॉस्टिक सोडा कितने में बिक सकता है? ये प्रोडक्शन है, ये सेल यूनिट है, इतने में बिक सकता है। ठीक, हमारे लिए क्या रिलेवेंट है? प्रोडक्शन यूनिट ये रहा। क्लोरीन 800 यूनिट है और पीवीसी बना ऐसे 800 यूनिट है, पीवीसी में कन्वर्ट हुआ तो कम बन के निकलेगा 500 यूनिट। ठीक, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पीवीसी बनने के बाद 200 में बिकेगा, तो ये भी हमने लिख लिया 200। कह रहा है 800 टन क्लोरीन था, 20,000 खर्चा करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे, तो 500 टन पीवीसी निकलेगा, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000। कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी, यानी कि जितना प्रोडक्शन है उतना आइटम सोल्ड हुआ है, ठीक है। क्लोरीन का एक्टिव मार्केट है, यानी कि क्लोरीन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग करे भी बिक जाएगा, ये कहने का मतलब है। और क्लोरीन कितने में बिकता है? 75 में, यानी कि क्लोरीन निकलते ही बेचना पड़ा तो 75 में बिक जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग कर दिया पीवीसी में तो 200 के रेट पे बिकेगा। बोला है 1 लाख का ज्वाइंट कॉस्ट को बांटिए, कौन कौन से मेथड से? सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप, फिजिकल यूनिट मेथड, एनआरबी मेथड। कोई बात नहीं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप यही है ना, स्प्लिट अप पे क्लोरीन एंड कॉस्टिक सोडा। 1200 इंटू 50 60,000, 800 इंटू 75 60,000। ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना जरा, 1 लाख को अगर 60-60 के रेशियो में बांटोगे तो 50,000 आएगा। दूसरा मेथड फिजिकल यूनिट, फिजिकल यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस कितना है? ये 1200, ये 800 ये रहा 1200 800, इनके रेशियो में अगर बांटोगे 1 लाख का तो ये बट जाएगा, तो 2 हो गया। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ फिजिकल यूनिट यहीं पे करवा दिया, ठीक है। थर्ड है एनआरबी। एनआरबी कैसे निकलता है? सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कोई मार्जिन है वो घटा देंगे, लेस कोई सेलिंग एक्सपेंस है वो भी घटा देंगे। चलो, ये तो यहीं पे बिक जाता है, तो इसका यही एनआरबी का वैल्यू होगा। इसके लिए सेल वैल्यू एट फर्दर प्रोसेसिंग यही होगा, कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है नहीं, तो एनआरबी भी यही होगा। पीवीसी का बताओ, सेल वैल्यू एट फर्दर प्रोसेसिंग 1 लाख, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा दोगे तो ये आ गया एनआरबी। अब एनआरबी के रेशियो में बांटो जरा 1 लाख को, तो ये आएगा कॉस्ट। ठीक है, चलो और क्या पूछा है?
कह रहा है लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन इन अगस्त एट 75। हमें कोई ऑफर दिया है कि आप पीबीसी मत बनाइए, क्लोरीन हम आपसे 75 के रेट पे परचेज कर देंगे। अब पूछा होगा फर्दर प्रोसेस करे कि ना, पीबीसी बनाए कि ना, कि क्लोरीन ही बेचे। तो फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन कैसे लेते हैं? एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग लेस एडिशनल कॉस्ट। ठीक, ये देखो एडिशनल रेवेन्यू, फर्दर प्रोसेसिंग किया तो इस रेट से बिक रहा है पीबीसी, नहीं किया तो क्लोरीन इस रेट से बिक रहा है। ये रहा एडिशनल रेवेन्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये रहा, सेलिंग एक्सपेंस कुछ है नहीं तो वो भी घटाते, और ये रहा एडिशनल बेनिफिट। यानी कि एडिशनल बेनिफिट है तो हमें पीबीसी बना के बेचनी चाहिए, ये स्विमिंग पूल वालों को क्लोरीन बेचने की जरूरत नहीं है। चलो फिर आता है नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में 3 केस आपको पढ़ाया है मैंने। एक, अगर बाई प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है। दूसरा, बाई प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग होती है। थर्ड, अदर मेथड्स। पहला, अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है। बाई प्रोडक्ट होता क्या है पहले समझ लेते हैं रफली। मान लो आपने ज्वाइन कॉस्ट इनकर्ड किया, यानी कि मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा दे रखा है 10,000। बनाना था आपको प्रोडक्ट ए, ये है आपका मेन प्रोडक्ट जो आप बनाते हो, ठीक। एंड एक्सीडेंटली एक प्रोडक्ट बी बन जाता है जो कि बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का खासियत क्या है? ये एक्सीडेंटली बनता है, पता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट में हम पढ़ रहे थे इंटेंशनली बनाते हैं, यानी कि दोनों चीज हम खुद बना रहे हैं। यहाँ पे हम बना ये ए रहे हैं मेन प्रोडक्ट को, एंड बी एक्सीडेंटली बन जाता है। दूसरा फीचर क्या होता है बाई प्रोडक्ट का, बताना जरा। लो इकोनॉमिक वैल्यू होता है, लो इकोनॉमिक वैल्यू। लो इकोनॉमिक वैल्यू, ये अगर महंगे में बिकता होगा तो ये बहुत ही सस्ते में बिकेगा। एग्जाम्पल के रूप में पता है आपको, पोल्ट्री वालों का मीट मेन प्रोडक्ट है है कि नहीं, पोल्ट्री वालों का। पर वहां पे फीदर भी जनरेट हो जाता है, जिससे क्लोथ में यूज होते हैं, क्लोथ बनते हैं या फिर डिजाइन वगैरह की चीजें बनती हैं। फीदर तो बहुत सस्ते में बिकता है। क्या हम फीदर बनाने गए थे? नहीं। हमारा काम क्या है? पोल्ट्री से मीट का प्रोसेसिंग करना, करेक्ट। मीट हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है। पर फीदर बन गया, अब बताओ महंगे में क्या बिकता होगा? मीट। ये तो बाई प्रोडक्ट है, कचरे के रूप में थोड़ा बहुत बेच के रिकवरी हो जाती होगी, करेक्ट। तो ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। बनाने गए थे मेन प्रोडक्ट, मीट प्रोसेसिंग मेन प्रोडक्ट है, एंड साथ ही में बाई प्रोडक्ट जनरेट हो गया प्रोडक्शन के दौरान। दूसरा, लंबर के केस में सॉडस्ट हो जाएगा क्या? सॉडस्ट बाई प्रोडक्ट ठीक है। वुड का जब काम करवाते हो, वुड का जब काम करवाते हो तो वुड मेन प्रोडक्ट है, प्रोसेसिंग करके जो गुड्स बनाते हैं उसमें जो सॉडस्ट निकलते हैं दैट इज बाई प्रोडक्ट। क्या सॉडस्ट भी बेच के छोटे मोटे रिकवरी हो जाती है, पैसे आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। इसलिए तो बोला जाता है इट हैज अ लो इकोनॉमिक वैल्यू। मेन प्रोडक्ट जितने में बिकेगा उतने में नहीं बिकेगा, इसका इकोनॉमिक वैल्यू कम होता है। दूसरा, हम बनाते मेन प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट एक्सीडेंटली बन जाता है। ट्रीटमेंट बोले तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती, यानी कि स्प्लिट अप पॉइंट पे जैसे ही बन के निकले बाई प्रोडक्ट को हम सेल कर देते हैं, फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, तो इसके 2 ट्रीटमेंट है। एक, अदर इनकम अप्रोच। अदर इनकम अप्रोच बोलता है जो भी सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू का मतलब नेट सेल वैल्यू,
भाई साहब कहने का मतलब है अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो घटा के, ठीक। नेट सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट होगा, उसे क्या करेंगे, रिड्यूस फ्रॉम ज्वाइंट कॉस्ट। नहीं नहीं, ये अदर इनकम पहले लिखवा रहा हूं ना, shall be credited to costing PL और ज्वाइंट कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट पे बांट देंगे। जैसे कि मान लो दो मेन प्रोडक्ट है ए एंड बी और साथ में एक बाई प्रोडक्ट एम आ गया। बाई प्रोडक्ट को जो भी बेच के नेट सेल वैल्यू जनरेट होता है ये तो कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट होगा, और जो ज्वाइंट कॉस्ट लगे हैं ना, मान लो 1 लाख ज्वाइंट कॉस्ट लगे हैं जिसमें ये भी बनाए ये भी बनाए बाई प्रोडक्ट भी बनाए, तो हमें क्या करनी चाहिए उस केस में, सर उस केस में हमें अगर इसका नेट सेल वैल्यू हमने पीएल में भेज दिया तो ये ज्वाइंट कॉस्ट सिर्फ इन दोनों पे बटेगा। बांटने का मेथड सेम एज ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट के तो इतने 6-7 मेथड देखे थे, किसी भी तरीके से बांट देंगे जो बोलेगा। अगर बोला ही नहीं तो सर बताया नहीं कि ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट कौन से मेथड से करना है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप मेथड से आपको करना है, नहीं बताया तो चलो टिक करो फटाफट से। दूसरा है नॉर्मल लॉस अप्रोच। नॉर्मल लॉस अप्रोच, इसमें क्या होता है, मान लो इसको सेल करके 10,000 आया था, करेक्ट। तो ये हम कॉस्टिंग पीएल में अब क्रेडिट नहीं करते, ज्वाइंट कॉस्ट से घटा देते हैं और जो भी बैलेंस ज्वाइंट कॉस्ट बचता है ना वो बांटते हैं मेन प्रोडक्ट पे। बांटने का तरीका जैसे ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट में हमने सीखा है। नॉर्मल लॉस अप्रोच में क्या करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होगा, बताओ फटाफट से, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होगा किसका, सर बाई प्रोडक्ट का, उसे ज्वाइंट कॉस्ट से घटा देंगे और बैलेंस ज्वाइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट पे बांट देंगे। अदर इनकम अप्रोच में सर जो भी इनकम होगा उसको कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे और टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हम बांटते हैं ए और बी पे। ये दोनों तब करते हैं जब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा। ज्यादा बेहतर अप्रोच कौन सा है, कुछ भी ना बोले एग्जाम में तो नॉर्मल लॉस अप्रोच। दूसरा, अगर फर्दर प्रोसेसिंग होती है ज्वाइंट बाई प्रोडक्ट का, मान लो बाई प्रोडक्ट निकला, ठीक है, और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। अब फर्दर प्रोसेसिंग होके सेल वैल्यू पे यहाँ पे कुछ और अमाउंट पे बिकता है, मान लो 20,000। जब भी फर्दर प्रोसेसिंग होगी तो हम कैसे निकालेंगे, जॉइंट कॉस्ट ए पोर्शन टू बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट के हिस्से का जॉइंट कॉस्ट कैसे निकलेगा, सर ये निकलेगा रिवर्स कॉस्ट अप्रोच से, इसको बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट मेथड। रिवर्स कॉस्ट मेथड अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। कोई सेल वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू। अच्छा टोटल कॉस्ट कैसे आता होगा, सर ज्वाइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस कोई सेलिंग एक्सपेंस है ये रहा, तो ये टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू। अगर मुझे ज्वाइंट कॉस्ट निकालना हो रिवर्स तरीके से तो सेल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऐसे निकलेगा कि नहीं इस इक्वेशन से। तो कहने का मतलब है जब भी फर्दर प्रोसेसिंग होगी तो रिवर्स तरीके से हम निकाल सकते हैं सेल वैल्यू लेस कोई सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट मार्जिन, लेस कोई सेलिंग एक्सपेंस होगा तो वो भी घटाओगे, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये सब घटा दोगे तो जो आता है ना उसी को बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। ये किसके हिस्से का ज्वाइंट कॉस्ट है, तो ये है सर बाई प्रोडक्ट के हिस्से का। मान लो ये आया 8,000, करेक्ट। तो
1 लाख में से मान लो ये 1 लाख का ज्वाइंट कॉस्ट था, 2 प्रोडक्ट निकले थे मेन ए एंड बी, और एक निकला था एम बाई प्रोडक्ट जो कि फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा था। ठीक, तो इसके हिस्से का तो ज्वाइंट कॉस्ट आ गया 8000। तो हम क्या करते हैं, 8000 घटा देते हैं और बैलेंस ज्वाइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट में बढ़ता है ए और बी पे। कैसे बढ़ता है, जैसे सर आपने ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट में 6-7 मेथड समझाए। बोलो फटाफट से। एक क्वेश्चन देखते हैं। चल, एक कंपनी है जो कि इस चीज की प्रोडक्शन करती है, केमिकल बोमेक्स, लेकिन उसको बनाने के चक्कर में एक बाई प्रोडक्ट क्रोमेक्स भी आ जाता है। ठीक, बाई प्रोडक्ट जो क्रोमेस है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी होती है। कई बार कोई प्रोडक्ट होता है फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद ही बिकता है। ठीक, तो यही लिखा है विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हैज अ कमर्शियल वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक, और ये रहा डिटेल। ज्वाइंट कॉस्ट कितना है टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस 1,80,000। ठीक है, और ये सेपरेशन एक्सपेंस आफ्टर सेपरेशन, ये है ज्वाइंट कॉस्ट, इसके हिस्से का, इसके हिस्से का। ठीक, फैक्ट्री यूजेज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के हिस्से का ज्वाइंट कॉस्ट निकालने के लिए हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट अप्रोच। रिवर्स कॉस्ट अप्रोच, रिवर्स कॉस्ट अप्रोच में जो पढ़ाया है, ये रहा रिवर्स कॉस्ट अप्रोच में, ये एनआरबी के बराबर ही तो है। एनआरबी भी सेमी पढ़ाया था कि नहीं ऊपर आपको। चलो बताओ, ज्वाइंट कॉस्ट क्रोमेक्स यानी कि बाई प्रोडक्ट के हिस्से का, और ये आ जाएगा तो पूछ रहा है दोनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट और ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट। एक बात बताना, ये रहा 1 लाख है, 80,000 ज्वाइंट कॉस्ट, करेक्ट। दो निकलता है, एक बोमेक्स, दूसरा क्रोमेक्स। क्रोमेक्स अगर फर्दर प्रोसेसिंग होता है तो कॉस्ट कितना होता है, इनकर्ड होता है 1864, 28,000। उसके बाद कितने में बिकेगा जरा देखना, सेलिंग प्राइस है 22,000 यूनिट है, 40 है, एंड प्रॉफिट मार्जिन कितना है पर यूनिट 5। प्रॉफिट भी दे रखा है आपको, प्रॉफिट पर यूनिट 5। अब बताओ, रिवर्स कॉस्ट अप्रोच से इसका ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लोगे, इसी को एनआरबी मेथड भी बोलते हैं। कैसे, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2000 इंटू 40, 80,000, लेस प्रॉफिट मार्जिन दिया है 2000 इंटू 5, 10,000, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 28,000। कोई सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, होता तो वो भी घटाते, तो ये आ गया ज्वाइंट कॉस्ट 42। अगर इसके हिस्से का ज्वाइंट कॉस्ट है 42,000 और टोटल है 1,80,000, तो इसके हिस्से का 1,80,000 माइनस 42,000, 1,38,000, करेक्ट। सर 1,38,000 इसके हिस्से का, ये रहा। प्रॉफिट पूछा है तो ये रहा सेल, लेस ज्वाइंट कॉस्ट का हिस्सा घटाओगे फर्दर प्रोसेसिंग तो प्रॉफिट आ जाएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कंपनी का।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात थी। चलो फटाफट से जरा आ जाते हैं सेकेंड रिवीजन पे, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा। जितने भी बच्चे रिवीजन को, क्विक रिवीजन को देख रहे हैं, मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी डाउट है क्लियर करते रहना, पूछते रहना। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, 2 क्वेश्चन कम भी बनेगा एग्जाम में आप सही बना दोगे, समझे होगे तो। ठीक, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को एग्जाम में जाके जब कंसेप्ट क्लियर ना हो तो। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। बड़ा चैप्टर है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक तो हमें बेसिक पता होनी चाहिए प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। दूसरा, अकाउंट्स आपको बनाने आनी चाहिए, या प्रोसेस कॉस्ट में क्या जरूरी है। तो एक तो प्रोसेस अकाउंट, दूसरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, थर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने आना चाहिए, और चौथा कॉस्ट एपोर्शनमेंट, इसी को वैल्यूएशन भी बोलते हैं। करेक्ट। इसमें वेरिएशन क्या आ सकता है, ये सारे बनाने को बोल सकता है 3 केसेस में। एक, विदाउट WIP, दूसरा विथ WIP, यानी कि WIP इन्वेंट्री है, उस केस में भी फीफो मेथड, एवरेज मेथड, या इसी को वेटेड एवरेज मेथड भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या पूछ सकता है, इसके बाद इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछता है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछता है। समझ में आया क्या? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रैक्टिकल का। ये रहा। चलो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। जहां पे भी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस से होके, वहां पे हम अडॉप्ट करते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने का। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं निकालना टोटल, हमें इंडिविजुअल प्रोसेस का भी कॉस्ट पता करना जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस में प्रोडक्ट बनने का कितना खर्चा आ रहा है। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, हमें एंड में प्रोडक्ट फाइनल फिनिश गुड्स आया है, इसका कॉस्ट पता हो ये जरूरी नहीं है? तो इसके लिए तो बस जितने खर्चे जोड़ दीजिए, आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम प्रोसेस का कॉस्ट क्यों निकालते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस से होके रॉ मटेरियल गुजरता है फिनिश गुड्स बनने में? क्योंकि हमें इंडिविजुअल प्रोसेस की परफॉर्मेंस भी पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों? मान लो एक एग्जांपल देता हूं। ये प्रोसेस में हम बनाते हैं तो 100 रुपया पर यूनिट खर्चा पड़ता है, पर यही मैं आउटसोर्स कर दूं तो सिर्फ 70 रुपीज में पर यूनिट बना के दे देगा। इस प्रोसेस का जो आउटपुट है, इस प्रोसेस से बनने के बाद जो निकल रहा है, जिस स्टेज में गुड्स है, उसी स्टेज में कोई थर्ड पार्टी इंसान जॉब वर्क पे लेके 70 रुपीज पर यूनिट में मुझे बना के दे देगा। अब बताओ मुझे ये प्रोसेस में बनाना चाहिए खुद से कि आउटसोर्स कर देनी चाहिए? ऑब्वियसली आउटसोर्स कर देनी चाहिए। कैसे पता चला मुझे ये बात? जब मुझे ये पता था कि ये प्रोसेस में कॉस्ट कितना इनकर्ड हो रहा है। इंडिविजुअल एक प्रोसेस का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए कि किस प्रोसेस में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, हमें तो प्रोसेस का भी कॉस्ट पता होना जरूरी है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट पता होने से जरूरी नहीं है। ठीक, तो यानी कि जब भी गुड्स 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस से होके फिनिश गुड्स बनता है, वहां पे हम कौन से मेथड ऑफ कॉस्टिंग को अडॉप्ट करते हैं? प्रोसेस कॉस्ट को, यानी कि हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस में गुड्स बनने का खर्चा कितना लगा है। प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कहां पे होता है?
जितने भी केमिकल वगैरह बनते हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस से होके गुजरते हैं। फूड प्रोसेसिंग 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस से होके गुजरता है। एक जगह रॉ मटेरियल बनता है, दूसरी जगह फिनिश गुड्स बनता है, तीसरी जगह उसकी पैकिंग होती होगी, है कि नहीं। ऑयल रिफाइनरी हो गया, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्लास्टिक वगैरह का प्रोडक्ट जो है 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस से होके गुजरता है। इसके फीचर ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहूं तो यहाँ पे स्किप कर सकता हूं, पर मेरा मन है कि इसको पढ़ाता हूं। नंबर 1, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट फॉर अनदर। यहाँ पे अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस से गुजर रहा है, मान लो रॉ मटेरियल डाला, यहाँ बन के निकला, फिर इसमें डालेगा, बन के फिनिश गुड निकलेगा, यानी कि इस प्रोसेस का आउटपुट क्या है, अगले प्रोसेस के लिए इनपुट होगा। ठीक है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस आइडेंटिटी ऑफ पर्टिकुलर लॉट ऑफ आउटपुट विद दैट ऑफ एनी इनपुट। ये क्या है, एग्जाम्पल से समझोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे शुगर कैन आता है, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, एक प्रोसेस में क्रश होकर लिक्विड निकलता है, दूसरे प्रोसेस में हीटिंग होती है, एंड बाद में जाके शुगर निकलता है। एक पैकेट अगर शुगर का उठाऊं मैं और बोलूं बताओ कौन से शुगर कैन से बना था, बता पाओगे? नहीं। क्यों? बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, फिनिश गुड्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, जो भी बनता है, मतलब बताओ कंटिन्यू शुगर कैन यहाँ डल रहा है, यहाँ कंटिन्यू शुगर निकल रहा है, पैकिंग हो रही है, सारे शुगर आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से शुगर कैन के लॉट से कौन सा प्रोडक्ट निकला है? आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि रॉ मटेरियल भी आइडेंटिकल है, कॉमन रॉ मटेरियल से आइडेंटिकल प्रोडक्ट निकल रहा है। तो एक फीचर है प्रोसेस कॉस्टिंग का। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट कैरिड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं प्रोसेस, और किस सीक्वेंस में चलेंगे, ध्यान से सुनना। आइदर सीक्वेंसली, सीक्वेंसली मतलब एक से निकलेगा, फिर दूसरे में जाएगा, यहां बनेगा, फिर तीसरे में से फिनिश गुड्स बन के निकलेगा। वन आफ्टर अनदर को सीक्वेंशियल बोलते हैं। कई बार सीक्वेंशियल नहीं होता तो क्या होता है, सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली मतलब मान लो मल्टीपल प्रोसेस है, ये रहा, तो जरूरी नहीं इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोसेस कैसा है, पहले P1 में बनता है, फिर P2 में जाता है, फिर P4 में बनता है, फिर P3 में बनता है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि सीक्वेंशियल क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल टर्म्स में हो, सिलेक्टिव वे में भी हो सकता है, पहले इस प्रोसेस में फिर उस प्रोसेस में, बनना सारे प्रोसेस में है। और एक होता है, अगला तो और मजेदार है, एक होता है सिमुल्टेनियसली। सिमुल्टेनियसली कहां पे होता होगा, जहां 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस कंटिन्यूअसली बनाते हैं सेमी गुड्स को। और ये तो बता ही दिया, एंड प्रोडक्ट आइडेंटिकल आएगा। चलो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी 2 हद तक थ्योरी में कवर कर देंगे, डोंट वरी। प्रोसेस अकाउंट पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि अगर कोई किसी भी प्रोसेस में ओपनिंग इन्वेंट्री होगी तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में, जितने भी एक्सपेंस होते हैं प्रोसेस में, जितने भी खर्चे होंगे सारे डेबिट साइड में करोगे, प्रोसेस अकाउंट डेबिट। तो यही लिखा है, ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। कोई रिकवरी है प्रोसेस में, नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट तो हमें गुड यूनिट पे ही चार्ज करने पड़ते हैं, ठीक। तो नॉर्मल लॉस को तो घटाना नहीं चाहिए, ये नॉर्मल लॉस का कॉस्ट नहीं घटा रहे, रिकवरी घटा रहे हैं। मान लो नॉर्मल लॉस का कॉस्ट, कॉस्ट का पार्ट होता है, गुड यूनिट पे चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कोई उसको रिकवरी हो गई बेच के, यहाँ देखो कॉस्ट पर यूनिट आता कैसे है, ये मटेरियल में भी आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट, टोटल कॉस्ट लेस नॉर्मल लॉस की रिकवरी डिवाइड बाय टोटल यूनिट लेस नॉर्मल लॉस यूनिट। यानी कि नॉर्मल लॉस कोई यूनिट है तो यूनिट से घटा देंगे, सिर्फ ये गुड यूनिट बचेंगे,
क्योंकि ये टोटल कॉस्ट किस पे चार्ज करना है, बस गुड यूनिट पे चार्ज करना है। हमने पढ़ा है नॉर्मल लॉस इज रिकवर फ्रॉम कस्टमर, नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है गुड यूनिट बियर करते हैं। लेकिन बताओ अगर कोई रिकवरी आ गई बेच के जो नॉर्मल लॉस था, तो कॉस्ट से घटानी पड़ेगी कि नहीं। प्रोसेस अकाउंट डेबिट हुआ है सारे खर्चों से, कॉस्ट कैसे आया, सारे खर्चे को डेबिट करके, तो क्रेडिट करेंगे प्रोसेस अकाउंट में नॉर्मल लॉस की रिकवरी। उसके बाद निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, और एक बार कॉस्ट पर यूनिट आ गया तो हम एपोर्शन कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट को, यानी कि निकालते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अब नॉर्मल लॉस कोई है तो, फिनिश गुड्स है तो, क्लोजिंग स्टॉक है तो। ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा था, और ये कब पढ़ा था, जब अगर कोई WIP का कंसेप्ट ना हो, वैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं हो। ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि मैंने आपको बताया था कि चाहे क्वेश्चन विदाउट वैल्यूएशन नॉर्म्स पे आए या फिर वैल्यूएशन नॉर्म्स पे आए, लेकिन इसमें एक चीज बनाने के लिए आपको पता ही होनी चाहिए, क्या, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, abnormal लॉस एंड abnormal गेन। ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक, तो आते हैं जरा, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, abnormal लॉस एंड abnormal गेन। नॉर्मल लॉस, ये जो मीनिंग है ये मैंने मटेरियल कॉस्ट में ही पढ़ाया है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, इनहेरेंट टू द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस करोगे तो उतना नुकसान होएगा ही होएगा, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज अनएवॉइडेबल। ठीक, उससे ऊपर का जो नुकसान है, ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। ये अवॉइडेबल है, ये किसी कारण से होते हैं, कारण नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसे फायर इनकर्ड हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गई, थेफ्ट हो गया, ये सारे क्या रीजन होते हैं अब नॉर्मल लॉस के। एग्जाम्पल में मैंने दिया है, मान लो 100 यूनिट है इनपुट, 5% नॉर्मल लॉस है, तो 5 यूनिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। मान लो 15 यूनिट लॉस हो गया, तो 5 यूनिट तो नॉर्मल था, उससे ज्यादा जो 10 यूनिट लॉस हुआ वो क्या है, अब नॉर्मल लॉस। हमने पढ़ा है नॉर्मल लॉस की रिकवरी प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो जरा देखो जर्नल एंट्री, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, और ये नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट तो किया टू प्रोसेस अकाउंट। ये क्या है, नॉर्मल लॉस की रिकवरी, रिकवरी मतलब बैंक अकाउंट डेबिट करना था, बैंक अकाउंट के बदले नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या लिखते हैं, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। मोटा मोटी ये नेट एंट्री बनता है GLC टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हो गया और GLC क्या, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, पैसे आए तो यानी कि सर ये प्रोसेस अकाउंट और GLC इनकी एंट्री तो समझ में आ रही है, इसमें एक अबनॉर्मल गेन की भी एंट्री हो रखी है लेजर में। ये 2 मिनट बाद समझेंगे जब अबनॉर्मल गेन पे आएंगे, पहले अबनॉर्मल लॉस पे आ जाओ। अबनॉर्मल लॉस क्या करते हैं, नेट ऑफ रिकवरी कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करते हैं। मान लो अबनॉर्मल लॉस है तो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, एंड नेक्स्ट जितना बेच के रिकवरी हुआ वो GLC, ये बैंक अकाउंट के नाम से है। बचा हुआ कॉस्टिंग पीएल, ठीक, 50 का अबनॉर्मल लॉस था, 20 रुपया रिकवर हो गया, तो नेट में लॉस 30 हुआ ना। इसकी एंट्री ऐसे कर देंगे। ये क्या है, बेच के जो रिकवरी हो गई अब नॉर्मल लॉस यूनिट के, ये क्या है, नेट लॉस है जो कॉस्टिंग पीएल में डेबिट हुआ है। अब आते हैं अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन के लिए मैंने क्या पढ़ा था, सेविंग इन नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस यूनिट में बचत होना अब नॉर्मल गेन है। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट है, यूजुअली नॉर्मल लॉस 5 हो जाता है, तो 95 आउटपुट बनना चाहिए, लेकिन 98 बन गया, 3 यूनिट ज्यादा बन गया। क्यों, क्योंकि 5 यूनिट नॉर्मल लॉस होना था उतना हुआ नहीं, नॉर्मल लॉस यूनिट कितना हुआ, सिर्फ 2 यूनिट, तो 3 यूनिट जो नॉर्मल लॉस नहीं हुआ वही है अब नॉर्मल गेन। ये कभी कभार होता है, अब नॉर्मल गेन कभी कभार होगा।
ठीक। अब नॉर्मल गेन क्या है? अब नॉर्मल लॉस अगर कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है तो अब नॉर्मल गेन कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट होगा। एंट्री क्या पास होगी? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल गेन, गेन है तो क्रेडिट आएगा और ये क्रेडिट को ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएल में, लेकिन नेट ऑफ नॉर्मल लॉस। क्यों बताओ? अगर ये नॉर्मल लॉस हो भी जाता 3 यूनिट, तब भी तो बेच के कुछ ना कुछ पैसे आ जाते स्क्रैप। अगर नॉर्मल लॉस हो भी जाता तो बेच के कुछ ना कुछ तो आता ना, तो बेच के जितना आ जाता वो तो नॉर्मल लॉस में जाएगा, बचा हुआ कॉस्टिंग पीएल में। ये आपका नेट गेन है, नेट गेन। क्यों? क्योंकि सर नॉर्मल लॉस हो भी जाता तो इतना तो रिकवरी हो जाती ना, इसलिए हमें सिर्फ नेट गेन को कॉस्टिंग पीएल में भेजना होता है। एंट्री डालोगे कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है ना नॉर्मल लॉस, यही नॉर्मल लॉस कहाँ पे है? ये रहा। चलो समझ में आया क्या? उसके बाद हम देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी, तो बाद में आएगा, पहले थोड़ा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको विदाउट डब्ल्यूआईपी वाला। प्रोसेस कॉस्टिंग आई थिंक जॉइंट एंड बाई से पहले था। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ, देखो प्रोसेस 1 है, ये है मटेरियल लेबर एक्सपेंस। प्रोसेस 2 का भी दिया है, 3 का भी दिया है। प्रोसेस देखो टोटल इनपुट दैट पासेस थ्रू ईच प्रोसेस इज 240 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 85, मे बी ए पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोसेस पे आइडेंटिफाइड नहीं है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली इंडिविजुअल प्रोसेस में कितना है, तो हमें एपोर्शन करना पड़ेगा। एपोर्शन अगर नहीं कर पाते तो प्रोसेस अकाउंट में नहीं आता है, फिर जनरल कॉस्टिंग पीएल में आता है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे हम एपोर्शन कर सकते हैं, ये रहा लेबर कॉस्ट, इस रेशियो में कर सकते हैं। कोई ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, जब डब्ल्यूआईपी का कंसेप्ट ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो वैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, प्रोसेस 1 देखो ये रहा मटेरियल लेबर ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड टोटल का टोटल प्रोसेस 2 में चला गया, तो फिनिश गुड्स ना लिख के P2 कर सकते हो। ठीक है, ये रहा यूनिट, ये रहा कॉस्ट। इसमें ऐसा ना कोई बढ़िया चीज है नहीं कोई। अच्छा ये वाला, ये देखो प्रोसेस 1 के ये रहे खर्चे, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 3 में जाएगा, उसके बाद फिनिश गुड्स बन जाएगा। ठीक है, 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोसेस 1 में। आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज गिवन। प्रोसेस 1 से कितना बन के निकला ये रहा, और नॉर्मल लॉस इतना है, ध्यान से देखना। 10,000 यूनिट प्रोसेस 1 में आया था, अगर नॉर्मल लॉस 2% है यानी कि 200 यूनिट, तो 9,800 यूनिट बनना चाहिए, पर बना कितना? 9,750, 50 यूनिट और लॉस हो गया। बताओ, ये तो नॉर्मल लॉस है, 50 यूनिट एडिशनल लॉस हो गया, इसी को अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस 200 यूनिट, अब नॉर्मल लॉस 50 यूनिट है। ठीक, फिनिश आर्टिकल का हमें कॉस्ट निकालना है और कोई भी डब्ल्यूआईपी नहीं है कह रहा है। यहाँ देखो प्रोसेस अकाउंट में डालोगे इनपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा, नॉर्मल लॉस ये रहा 200 यूनिट। कोई रिकवरी दिया है क्या? बोला है नॉर्मल लॉस कितने में बिक जाएगा? नहीं बोला है, तो रिकवरी में डालोगे कुछ भी नहीं। अब बताओ कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट जो कि ये रहा, माइनस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस जो कि 0 है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, 10,000 माइनस 200, 9,800, ये रहा कॉस्ट पर यूनिट।
पहला स्टेप होता है प्रोसेस कॉस्ट बनाना, दूसरा स्टेप होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो कि ये है, थर्ड स्टेप होता है कॉस्ट पर यूनिट जो कि ये है, ये क्या है कॉस्ट पर यूनिट, और चौथा स्टेप होता है वैल्यूएशन, वैल्यू बताना, यानी कि ये देखो कॉस्ट पर यूनिट आ गया, फिनिश गुड्स यूनिट से इंटू करोगे तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट आ जाएगा, अब नॉर्मल से इंटू करोगे तो अब नॉर्मल का कॉस्ट आ जाएगा। ये कहा जाता है अब नॉर्मल लॉस, बताओ फटाफट से, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है। ये प्रोसेस 2 में चला जाएगा तो फिनिश गुड्स ना लेके P2 लिख सकते हो, और प्रोसेस 2 में आ जाएगा, ये रहा इतना यूनिट आया इस रेट से। फिर इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा, और सेमी तरीके से आप करोगे कैसे, कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, वैल्यूएशन करोगे तो आ जाएगा फिर प्रोसेस 3 का, फिर फिनिश गुड्स का। ठीक है, चलो वैल्यूएशन पे WIP के यहाँ पे देखो, मान लो ओपनिंग इन्वेंट्री है 200 और करेंट ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है किसी प्रोसेस में 800, तो टोटल 1000 यूनिट है प्रोसेस में। ठीक, जिसमें से कंप्लीट होके निकला है 900 यूनिट। ठीक, अब वैल्यूएशन में सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ फीफो मेथड। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले से था प्रोसेस में पहले वो बन के ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक, यानी कि अगर 900 यूनिट बने हैं तो इसमें ओपनिंग वाला पहले बना होगा, और बैलेंस 900 में से जो 700 बन गए बच गए, ये करंट ईयर के इनपुट में से बने होंगे, करंट ईयर के इनपुट में से। इसे बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले से आ रखा है वो पहले कंप्लीट होगा। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है फीफो में वो किससे बचा होता है, करंट ईयर वाले में से। ठीक, तो ये फीफो का कंसेप्ट है। अगर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, यूनिट इनटू परसेंटेज कंप्लीशन। इसका मतलब होता है किसी भी सेमी कंप्लीटेड यूनिट को 100% जो कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीटेड यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। ठीक, दो आधी गिलास अगर पानी है तो क्या मैं इसको कंप्लीट गिलास के टर्म में एक गिलास के बराबर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। कैसे निकला, 2 हाफ ग्लास वाटर, 2 ग्लास वाटर है और 50% कंप्लीट है, 2 ग्लास वाटर है 50% दोनों कंप्लीट है, तो 1 कंप्लीटेड ग्लास के बराबर है। ये मैंने क्या किया, दो इनकम्प्लीट आइटम को कंप्लीट आइटम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। कैसे निकला, यूनिट इनटू परसेंटेज कंप्लीशन, तो यह आ जाता है कंप्लीटेड यूनिट। ठीक है, याद रहेगा क्या, अगर परसेंटेज कंप्लीशन के बारे में ना बोले कुछ, परसेंटेज कंप्लीशन के बारे में ना बोले कुछ, ध्यान से देखना, नॉर्मल लॉस 0 मानते हैं हमेशा, क्यों सर, इक्विवेलेंट यूनिट में ये घटता है, क्योंकि गुड यूनिट पे चार्ज करना है, तो 0% मानेंगे तभी तो घटेगा। अब नॉर्मल लॉस, ताकि देगा नहीं दिया तो हम मानते हैं 100% परसेंटेज कंप्लीशन है, यानी कि कंप्लीट मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा लगने के बाद अब नॉर्मल लॉस हुआ है। अब नॉर्मल गेन, ये तो क्या है, गुड यूनिट है जो बने हैं इस बार। सेविंग इन नॉर्मल लॉस, तो ये तो 100% ही कंप्लीट होंगे ऑलवेज। कंप्लीटेड यूनिट 100% कंप्लीट होंगे ऑलवेज। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ये हमेशा आपको बताएगा, ऑलवेज गिवन होगा। कहीं कहीं पे हम पढ़ते हैं ना, नहीं दिया हो तो मटेरियल मानते हैं 100% कंप्लीट एंड लेबर ओवरहेड 50% कंप्लीट, करेक्ट। ना दिया हो तो, नहीं तो ज्यादातर केसेस में आपको देगा ही देगा। ये भी एक एजम्पशन है, नहीं तो आज तक प्रोसेस कॉस्टिंग में स्पेशली जब पूछता है तो आपको एजम नहीं करना पड़ता। यही अगर मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ाता तो बोलता कि नहीं भी दे सकता है परसेंटेज कंप्लीशन, WIP की वैल्यूएशन आपको करने के लिए एजम्पशन लेना पड़ सकता है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में देता है। अब सबसे पहले देखते हैं फीफो मेथड से, करेक्ट। सबसे पहले फीफो मेथड से ध्यान देना, जब भी फीफो मेथड से करना
तो क्या करना है, टोटल कंप्लीटेड यूनिट को दो हिस्सों में बांट देना है, ओपनिंग और बैलेंस परसेंटेज कंप्लीशन। ये बैलेंस ओपनिंग पूरा डाल देना, जो बच गया वो बैलेंस करंट ईयर का। ओपनिंग बताओ जितना ऑलरेडी कंप्लीट है, मान लो मटेरियल ओपनिंग का, देखना ध्यान से, मटेरियल 60% ओपनिंग स्टॉक में लग चुका था, तो इस बार जब बनाएंगे तो बचा हुआ 40% मटेरियल लगेगा। यानी कि करंट ईयर में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो पड़ी है उसमें 40% ही मटेरियल लगेगा, 60% ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जब भी परसेंटेज कंप्लीशन दिया रहेगा कितना लग चुका है तो बैलेंस इस बार लगेगा, तो इसीलिए मैंने क्लियरली लिखा है बैलेंस परसेंटेज कंप्लीशन लेना है, और यूनिट से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट। करेंट ईयर ये तो इसी बार आए हैं और इसी बार बने, तो इनका परसेंटेज कंप्लीशन ऑलवेज 100, नॉर्मल लॉस ऑलवेज 0, अब नॉर्मल लॉस गिवन होगा, नहीं तो 100%। अब नॉर्मल गेन आपको निगेटिव साइड में लिखना है, निगेटिव ब्रैकेट में करके, ठीक है, ये हमेशा 100% क्लोजिंग स्टॉक गिवन रहेगा। ये आ गया। कॉस्ट पर यूनिट सिंपल है सर, टोटल कॉस्ट लेस रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। मटेरियल का अलग, यूजुअली लेबर ओवरहेड का सेमी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है तो एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग हो तो लेबर का अलग, ओवरहेड का अलग करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो फटाफट से। ठीक है, तो लेबर ओवरहेड का अगर परसेंटेज कंप्लीशन सेम दे तो आप एक साथ कर सकते हैं। याद रखना मटेरियल से घटाना है आपको नॉर्मल लॉस की रिकवरी, और दूसरी चीज कॉस्ट में क्या लेना है, सिर्फ करेंट ईयर में जो कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं वो। ओपनिंग स्टॉक में अगर मटेरियल का खर्चा है, लेबर ओवरहेड का खर्चा है, तो वो यहाँ पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में सिर्फ करेंट ईयर का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लिया है, इस बार जो इक्विवेलेंट यूनिट बने हैं, तो जब यूनिट इस बार का है तो कॉस्ट भी इसी बार का होना चाहिए। याद रहेगा क्या? फीफो मेथड लगाने के लिए आपको हमेशा ओपनिंग स्टॉक में परसेंटेज कंप्लीशन कितना है ये देना होना चाहिए, नहीं दिया तो फीफो मेथड लग ही नहीं सकता। ओपनिंग स्टॉक में इंडिविजुअल मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा कितना है, इंडिविजुअल खर्चा ना भी दे तो चलेगा, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में तो हमें टोटल लिखना है, और यहाँ पे हमें चाहिए नहीं इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने के लिए। इंडिविजुअल खर्चा ना दे तो चलेगा, पर इंडिविजुअल परसेंटेज कंप्लीशन देना जरूरी है। 4 स्टेप प्रोसेस अकाउंट हो तो ऐसा ही रहेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देख लिया, कॉस्ट पर यूनिट देख लिया, दूसरा वैल्यूएशन या कॉस्ट एपोर्शनमेंट। बताओ क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल एंड लेबर और ओवरहेड के लिए इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, यहां से आ जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट, यहां से आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब नॉर्मल लॉस का सेम वैसे ही मटेरियल लेबर ओवरहेड के लिए इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है कंप्लीटेड यूनिट के लिए। उसमें दो टाइप के इन्वेंट्री हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक जो इस बार कंप्लीट हुआ है, एक करंट ईयर का। ठीक, ओपनिंग स्टॉक जो इस बार कंप्लीट हुआ है उसके लिए कॉस्ट कैसे निकलेगा, ओपनिंग कॉस्ट ऑलरेडी कुछ लग गया था, इस बार करंट ईयर में वो ओपनिंग इन्वेंट्री बना तो कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ मटेरियल लेबर का, कैसे निकलेगा, परसेंटेज कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक का दे रखा है, उस अनुसार हमने इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ पे निकाला है, ये रहा इक्विवेलेंट यूनिट। तो इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आ गया ओपनिंग का कॉस्ट टोटल करके, और करेंट ईयर का ये रहा यूनिट इनटू सीधा टोटल कॉस्ट पर यूनिट कर दोगे, क्योंकि इसका परसेंटेज कंप्लीशन 100 ही है तीनों केस में, तो ये आ जाएगा। तो करंट ईयर के इनपुट यूनिट का कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट टोटल जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ये रहा। मैंने यही लिखा है, फीफो मेथड लगाने के लिए आपको परसेंटेज कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक का देना जरूरी है। वेटेड एवरेज, इसमें क्या होता है, एवरेज प्राइस पे एवरेज कॉस्ट पे हम वैल्यू करते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, बेसिक बताओ सर, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, कॉस्ट भी टोटल ले लेंगे यूनिट भी टोटल ले लेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। देखना ओपनिंग स्टॉक मान लो इतना है, करंट ईयर का इतना है, तो टोटल यूनिट ये रहा गया, दोनों का कॉस्ट ये रहा तो ये आ गया। एवरेज कॉस्ट निकालना हो तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अगर एवरेज मेथड से करना हो, एवरेज मेथड से, तो इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए
सीधा कंप्लीटेड यूनिट टोटल लिख देना है। क्यों? क्योंकि सर मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है तो यूनिट टोटल ही लेना है। ठीक, इसमें ओपनिंग स्टॉक यूनिट और करेंट ईयर में जो यूनिट बने हैं उनका दोनों का जोड़ के सीधा कंप्लीटेड यूनिट टोटल, और इनका परसेंटेज कंप्लीशन 100%। और सारा कंसेप्ट सेम जैसे पढ़ाया है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैंने बोला था टोटल कॉस्ट लेना है। जब यूनिट में ओपनिंग एंड करेंट ईयर का साथ में है तो कॉस्ट में भी ओपनिंग कॉस्ट एंड करेंट ईयर कॉस्ट लोगे। यानी कि अगर मटेरियल कॉस्ट ले रहे हैं ये, तो करेंट ईयर में मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी, प्लस ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल कॉस्ट वो। लेबर ओवरहेड के लिए करेंट ईयर का लेबर ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक में लेबर ओवरहेड का खर्चा है वो भी, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। और ये कुछ नॉर्मल लॉस की रिकवरी है। तो यहां पे बताओ अपोर्शनमेंट, सेम जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही इंपॉर्टेंट बात बस यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीटेड यूनिट में सीधा आ जाएगा। अब ओपनिंग और करेंट ईयर करने की जरूरत नहीं है। और इनमें तो वैसे ही इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल लेबर अलग अलग करके टोटल कर दोगे तो आ जाएगा। फीफो मेथड में और वेटेड एवरेज मेथड में कहां फर्क आ रहा है? नंबर 1, सर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते टाइम इधर कंप्लीटेड यूनिट जो है उसके दो हिस्से करने हैं। पहले तो ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हुआ होगा और बैलेंस करेंट ईयर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीधा कंप्लीटेड यूनिट लिखना है और उसका परसेंटेज कंप्लीशन 100%। पर इसमें इसका परसेंटेज कंप्लीशन 100 होता है और इसका ओपनिंग स्टॉक जितना कम परसेंटेज कंप्लीशन दिया है, बैलेंस इस बार कंप्लीट होगा, जो बन चुका है बैलेंस इस बार बनेगा। मान लो 60% कंप्लीट है मटेरियल तो 40% इस बार लगेगा। लेबर ओवरहेड 70% लग चुका है तो 30% इस बार लगेगा लेबर ओवरहेड। पहला डिफरेंस ये। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम चाहे मटेरियल का हो, लेबर का हो या ओवरहेड का हो, यहाँ पे करंट ईयर कॉस्ट बस कंसीडर करते हैं। ठीक, कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम यहाँ पे ओपनिंग का भी कॉस्ट और करंट ईयर का भी कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सर यूनिट में अगर टोटल यूनिट है कंबाइंड तो कॉस्ट में टोटल लेना पड़ेगा, तभी तो एवरेज कॉस्ट आएगा। थर्ड, एपोर्शनमेंट, कॉस्ट को एपोर्शनमेंट में भी है। उसमें सर जब फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करेंगे कंप्लीटेड यूनिट का तो फर्क आ जाएगा। क्या? इसमें तो सीधा इनटू कॉस्ट पर यूनिट कर देंगे। ठीक, क्योंकि इसमें हमने कंप्लीटेड यूनिट को टोटल में ले रखा है। इसमें हमने दो हिस्सों में बांटा है, ओपनिंग स्टॉक एंड करेंट ईयर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक में बताओ, ओपनिंग कॉस्ट कुछ लगा होगा प्लस करेंट ईयर का कॉस्ट कुछ लगेगा। इस बार बना तो जितना मटेरियल के लिए खर्चा लगा, लेबर ओवरहेड के लिए खर्चा लगा, जोड़ दोगे तो ये तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट आ गया। करेंट ईयर का कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट जितना भी है। अब इसमें परसेंटेज कंप्लीशन 100 होता है तो मटेरियल लेबर ओवरहेड सबका ही यूनिट सेम होगा, तो सीधा कॉस्ट पर यूनिट से इंटू कर सकते हैं। इंडिविजुअल कॉस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं कि मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, ओवरहेड का कितना है, सीधा कॉस्ट पर यूनिट से टोटल जोड़ के एक ही बार कर सकते हैं। ये 3 फर्क है फीफो मेथड में एंड वेटेड एवरेज मेथड में। ठीक है, ये ध्यान देना जरा। अगर दो मटेरियल दे रखा हो, जैसे कि ये है प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस 2। एक है जो प्रोसेस 1 से मटेरियल आ रहा है, मान लो मटेरियल ए मान लिया मैंने, और एक इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस भी हो रहा है। कई बार बहुत प्रोडक्ट होते हैं जो दो मटेरियल से बनते हैं। ठीक पिछले प्रोसेस से एक मटेरियल बन के आ रहा है और इस प्रोसेस में एक इंट्रोड्यूस हो रहा है। उस केस में ये जो मटेरियल ए है
ध्यान से देखना, परसेंटेज कंप्लीशन जो आपके क्वेश्चन में देगा वो हमेशा मानते हैं मटेरियल बी का है, यानी कि जो इस बार मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका परसेंटेज कंप्लीशन दिया है। तो सर मटेरियल ए का फिर परसेंटेज कंप्लीशन तो सही है, मटेरियल ए का मानते हैं 100% इन ऑल एस्पेक्ट। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक चीज में मानते हैं मटेरियल ए 100% लगा है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में भी 100% लग चुका है। अगर ओपनिंग स्टॉक में 100% लग चुका है और फीफो मेथड है तो इस बार कितना लगेगा? 0%। क्यों? आप ही ने तो बोला था बैलेंस परसेंटेज कंप्लीशन लेते हैं फीफो में ओपनिंग स्टॉक में, जब 100% लग गया है तो 0 लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक में बताओ 100% लेना पड़ेगा, अब नॉर्मल लॉस में 100% लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर रिकवरी है, रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस, वो किससे घटाते हैं? तो वो घटाते हैं मटेरियल ए से। हमारे लिए मेन मटेरियल क्या है? तो हमारे लिए मेन मटेरियल है जो पिछले प्रोसेस से आया है, उससे घटाते हैं नॉर्मल लॉस की रिकवरी। और हमें इस केस में मटेरियल ए के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालना अलग होगा, मटेरियल बी के लिए कॉस्ट पर यूनिट अलग निकालना पड़ेगा, लेबर एंड ओवरहेड तो है। ये कब? सर जब दो मटेरियल का मतलब दो डायरेक्ट मटेरियल, छोटे मोटे कंज्यूमेबल्स वगैरह सप्लाईज वगैरह कई बार प्रोसेस में ऐड होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। कई बार होता है ना कोई फिनिश गुड्स दो मेन मटेरियल डल के बनता है ना, तो दो मटेरियल डल के बनता है, पिछले प्रोसेस से आया वो मटेरियल ए मान लेना या मटेरियल 1 बोल दो, बोलने के लिए है बस। इस प्रोसेस में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ वो मटेरियल बी है, और ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखवाई थी। समझ में आया क्या? नोट, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे, क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन बताया नहीं कौन से मेथड से करना है तो देखो, अगर ओपनिंग का परसेंटेज कंप्लीशन नहीं दिया हुआ है ओपनिंग का परसेंटेज कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक का दिया ही नहीं है, तो फीफो मेथड तो लग ही नहीं पाएगा, फिर आप वेटेड एवरेज मेथड से करोगे। दूसरा, ओपनिंग का परसेंटेज कंप्लीशन पे दिया है परसेंटेज कंप्लीशन, इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं दिया है, इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं दिया है, तो सर फीफो मेथड तो लग जाएगा, वेटेड एवरेज मेथड तो लग ही नहीं पाएगा, तब भी कंफ्यूजन नहीं है। एक में ओपनिंग इन्वेंट्री में कुछ ऐसा दिया, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल का खर्चा है 20,000, लेबर 10,000, ओवरहेड 5,000, ठीक, 35,000, इतना बस इंफॉर्मेशन दिया, परसेंटेज कंप्लीशन दिया ही नहीं है मटेरियल लेबर ओवरहेड का, तो फीफो लग ही नहीं सकता, वेटेड एवरेज ही लगानी पड़ेगी। दूसरा, इंडिविजुअल कॉस्ट दिया है, इंडिविजुअल कॉस्ट दिया है, दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल में मैंने लिया इंडिविजुअल कॉस्ट दिया ही नहीं है, चलो ओपनिंग स्टॉक लिखा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज कंप्लीशन दे रखा है 50%, 30, 30, और इनका टोटल कॉस्ट दिया है 35 ठीक यानी कि ओपनिंग स्टॉक का इंडिविजुअल कॉस्ट दिया ही नहीं है, मटेरियल लेबर ओवरहेड का टोटल दिया है बस, परसेंटेज कंप्लीशन दे रखा है इंडिविजुअल, तो सिर्फ एक ही मेथड लग सकता है, कौन सा? बताओ फटाफट से, फीफो मेथड। क्यों? वेटेड एवरेज मेथड लगाने के लिए मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ओपनिंग का और करंट ईयर का कॉस्ट दोनों लेके निकालता हूं मैं एवरेज को।
थर्ड, बोथ आर गिवन, दोनों दे रखा हो, परसेंटेज कंप्लीशन भी और कॉस्ट भी दे रखा है। अब बताओ, अब तो दोनों मेथड लग सकता है, अब तो दोनों ही मेथड लग सकता है अगर परसेंटेज कंप्लीशन भी दिया है और कॉस्ट भी दे रखा है, इंडिविजुअल कॉस्ट भी दिया है, परसेंटेज कंप्लीशन भी दिया है। तो देखेंगे कोई हिंट दिया है क्या। एक तो तरीका है कि कोई एक ही मेथड लग ही सकता है, तो उसमें डाउट ही नहीं है। एक तरीका है परसेंटेज कंप्लीशन इंडिविजुअल कॉस्ट दोनों दिया है, दोनों मेथड लग सकता है। तो कोई हिंट दिया है क्या। हिंट मतलब कंपनी एवरेज कॉस्ट पे प्रोसेस की इन्वेंट्री वैल्यू करती है ऐसा बोला, या फिर जो कंप्लीटेड जो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है प्रोसेस का वो करेंट ईयर इनपुट से है ऐसा बोला। करेंट ईयर इनपुट से है इसका मतलब फीफो मेथड लगाना है। तो कोई हिंट दिया है क्या, तो हिंट को फॉलो करना है। हिंट भी नहीं दिया तो आपको एजम्पशन लेना है, और एजम्पशन में कोई भी मेथड कर सकते हो। मैं बोलूंगा वेटेड एवरेज मेथड करना एजम्पशन लेके। अभी तक रिसेंट के इतने सालों में कभी एजम्पशन लेने की नौबत ही नहीं आई, ताकि बोला एवरेज या फीफो मेथड से बनाइए, या फिर क्वेश्चन ही ऐसा दिया कि कोई एक ही मेथड से बन सकता है। चौथा, ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है। तब तो ये वैल्यूएशन वाली झंझट दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो ये कंसेप्ट में दिक्कत ही नहीं आएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री जब है ही नहीं, तो जैसे हम फीफो मेथड में करते हैं वैसे टाइप का ही हो जाएगा। उस केस में फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड, कोई भी दिमाग में कंसेप्ट लो सेम ही बनने वाला है। क्यों, क्योंकि सर ये करंट ईयर की इनपुट से बचा होगा ना, जब ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो जैसे फीफो मेथड में करते हैं वैसे कर देंगे। तो ये है कुछ केसेस जो आपको पूछ के कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है इंस्टीट्यूट। 99% चांस है ओपनिंग इन्वेंट्री देगा, उसका परसेंटेज कंप्लीशन भी देगा और उसका इंडिविजुअल कॉस्ट भी देगा। दोनों मेथड लग सकता है और मेथड स्पेसिफाई करके भी देगा। ठीक, एक एक क्वेश्चन कर लेना जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ना हो, वो भी जिसमें है फीफो मेथड से एक बना के, एक वेटेड एवरेज मेथड से बना के। ठीक, और एक क्वेश्चन इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कर लेना। उसमें पढ़ाने लायक ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन होता है। बस एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को, मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये इसको गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, कॉस्ट पे भी कर सकता है, या फिर कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के भी कर सकता है। ठीक, अगर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के कर रहा है तो दिस इज द केस ऑफ इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी। एक दूसरे प्रोसेस को इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, जैसे इसने इसको सेल किया हो अपना कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके। ठीक, तो उसमें हमें 3 कॉलम लेना पड़ता है, कॉस्ट भी और प्रॉफिट की भी कॉलम लेनी पड़ती है। ठीक है, और एक हो जाता है टोटल का कॉलम। ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी तो चार्ज करना है ट्रांसफर करते टाइम। इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी क्यों चार्ज करते हैं, इसके 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज पूछेगा थ्योरी में, कई बार पूछा है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कोई बता सकता है क्या। सर एडवांटेज 1 नंबर तो इंडिविजुअल प्रोसेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन सा प्रोसेस कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, मेक और बाई डिसीजन के लिए। सर मेक और बाई डिसीजन मैंने उस समय भी आपको समझाया था ना, मान लो कोई प्रोसेस है, महंगे में सामान बना रहा है, उससे सस्ते में तो हम खरीद के ला सकते हैं, तो उस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर देंगे। ये कैसे पता चलेगा, इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रख के। दूसरा, 1 नंबर है, ये कंप्यूट करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और दूसरा, ये जो प्रॉफिट चार्ज करते हैं ये नोशनल प्रॉफिट है, जब तक गुड्स बिक ना जाए प्रॉफिट रियलाइज तो होता नहीं। बस ये अपने इंटरनल कैलकुलेशन के लिए हम देख रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। इंडिविजुअल सारे प्रोसेस का प्रॉफिट जोड़ दोगे तो कंपनी का प्रॉफिट आता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल प्रोसेस का जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट है।
जब तक गुड्स बिक ना जाए वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता। चलो प्रोसेस कॉस्टिंग की भी रिवीजन हो गई, फटाफट एक एक क्वेश्चन कर लेना कि आपको समझ में आ जाए जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़े हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल अगर बढ़िया से कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है तो फटाफट से एक लाइक कर दो, दोस्तों में वीडियो शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। फॉर एनी डाउट, कोई भी डाउट होता है तो ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप पूछ सकते हैं डाउट बेझिझक। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल ख्याल रखो एंड कमेंट में लिखना वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं।